आगे बढ़ने लगा और चलते चलते घने जंगल में घुस गया। इसके गलीज होंठ मुसलसल बड़बड़ा रहे थे। अब जंगल मजीद घना और तारीक होने लगा। ये तो पूरा जजीरा ही तारीक, घना, बेआबाद, लेकिन हशरातुल अर्ज से भरा था। अब सामरी जहाँ चल रहा था यहाँ सुबह के उजाले में भी तारीकी थी और फिर अचानक कीं की आवाज़ सुनकर सामरी आहिस्तगी से पलटा तो इसकी बटनों जैसी आंखें चमकने लगी। उसे दरख्तों के तनों और डालों के साथ सैकड़ों चमगादड़ें उल्टी नजर आने लग गई थीं। उसे इन्हीं की तलाश थी। बेआवाज़ आगे बढ़ने लगा और फिर छपट्टा मारकर उसने एक बड़ी सी चमगादड़ को टांग से पकड़ लिया, जिससे वो ऊंची आवाज़ में कैं कैं करने लगी। इसके परों की फड़फड़ाहट से माहौल में हलचल पैदा हो गई। सैकड़ों चमगादड़ें नीची प्रवास करने लगी, लेकिन सामरी को इनसे कोई गरज ना थी। उसने हाथ में पकड़ी चमगादड़ को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और चमगादड़ को दोनों टांगों के दरमियान से एक ही झटके में चीर दिया और इसके खून को अपने तन बदन पर यूं मलने लगा जैसे ये इसके फ़राइज़ में शामिल हो। ऐसा करते वक्त सामरी जादूगर के चेहरे पर एक आजिज़ी किसी कैफियत तारी थी और फिर सामरी वापस अपनी कुटिया में आ गया, जिसके पास ही साहिल समंदर था। सामरी लंगोट कसकर समंदर के पानी में उतर गया और सदियों का मैल कुचैल उतारने लगा। वो काफ़ी देर पानी में नहाता रहा। बाहर निकला तो हशाश बशाश था। वो फिर अपनी कुटिया के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो उसकी हालत मज़ीद बदली हुई थी। इसके झाड़ झंकार बालों की जगह छोटी सी दाढ़ी, लंबी नोकीली मूछें, काले रंग की लंबी अबा पहने हुए उसके शाने पर एक काना उल्लू बैठा था। इसके बाएं हाथ में इंसानी पंडली की हड्डी थी। सामरी अब मुकम्मल तौर पर रवायती सामरी नज़र आने लगा था। सामरी ने बाहर आकर दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद किए तो इसके पाँव ज़मीन छोड़ गए। वो फ़िज़ा में बुलंद होने लगा और फिर ख़ास बुलंदी हासिल करने के बाद समंदर के ऊपर उड़ान भरने लगा। फिर वह एक इंसानी आबादी तलाश करने में कामयाब हो गया, जहाँ इसने जी भरकर पेट पूजा का सामान किया। सारा दिन गायब हालत में घूम घाम कर उसने अपने लिए कुछ चीज़ें तलाश की और रात गए वापस अपने जजीरे पर आ गया। अब वो पूरी तरह मुस्तैद था। इसकी रवायती फुर्ती और चालाकी ऊद कर आई थी। वो अब शमाला और शकुंतला के एहसानों का बदला उतारना चाहता था। उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि शकुंतला इसकी बीवी बन जाए और शमाला गैर मशरूत साथी। शकुंतला की शादी की ख्वाहिश तो सदियों से इसके मन में थी। अब इसने फैसला किया था कि पहले शकुंतला को सुलहजुई से शादी की पेशकश करेगा। अगर वो ना मानी तो फिर उसे ज़बरदस्ती अपनी बीवी बना लेगा और फिर वो दोनों किसी पिछले ज़माने में जाकर किसी दूर दराज की बड़ी सी रियासत पर कब्जा जमा कर शहनशाह और मलका की हैसियत से अपनी तवील ज़िंदगी पूरे ठाठ से गुजारेंगे। इसी प्रोग्राम को मन में तरतीब देते वक्त सामरी अपनी कुटिया में दाखिल हुआ और अपने कमरे ख़ास में जाकर संगमरमर के जादुई पत्थर के सामने खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि शकुंतला इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। मंडल में दाखिल होने से बेशतर उसने शकुंतला को देखा तो वो मुतमईन हालत में एक मकान के अंदर उसे लेटी नज़र आ रही थी। सामरी ने कुछ पढ़कर फूका और संगमरमर की मुस्ततील पत्थर पर हाथ फेरने लगा तो थोड़ी देर बाद आड़ी तिरछी लकीरें नमूदार होने लगी, जो सामरी के ख्याल में थोड़ी देर बाद वाज़ेह तस्वीर में ढल जानी चाहिए थी। मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी आड़ी तिरछी लकीरें तस्वीर ना बनी। सामरी की आंखों में उलझन उतर आई। उसने नए सिरे से अमल किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। उसे शकुंतला का कुछ पता न चला। तीसरी बार फिर सामरी ने अपना अमल दोहराया तो आड़ी तिरछी लकीरें आने के बाद पत्थर की पूरी स्क्रीन पर गहरी तारीकी छा गई, लेकिन शकुंतला का कुछ पता न चला। सामरी की हैरत दीदनी थी। शकुंतला अगर गायब हालत में भी होती तो सामरी को नज़र आ जानी चाहिए थी। ये क्या हो गया? क्या शकुंतला किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है? सामरी का दिल धक धक करने लगा। दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। परेशानी इसके चेहरे से छलकने लगी। उसका मुंह लटक गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर ट्राई की, लेकिन नदारद। ये क्या हुआ? शकुंतला कहाँ चली गई? फिर कुछ याद आने पर सामरी तेज़ी से फिर उठा और एक बार फिर वही अमल दोहराया। अब के वह शमाला को देखना चाहता था तो फ़ौरन ही शमाला की शुबीहा स्क्रीन पर आ गई, जिसे शंकर लाल ने कमर से पकड़कर उठाया हुआ था। शंकर लाल के चेहरे पर खुशी उमड़ रही थी। इसकी आवाज़ भी आ रही थी। वाह शमाला वाह, तुमने मेरा साथ देकर साबित कर दिया कि तुम सही मानों में मेरी ग़ुलाम हो। आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तियों वाला पंडित और जादूगर हूँ। ये कहते हुए उसने शमाला को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर फ़ख्र और गुरूर के तासुरात उभर आए। आज अगर फ़रसियाब जादूगर और सामरी भी ज़िंदा होते तो मैंने मक्खी मच्छर की तरह मसल कर रख देता। शंकर लाल की भड़क सुनकर सामरी के चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। उसे शंकर लाल का दावा बुरी तरह खा गया था, जिसने अनजाने में खुद को सामरी से भी बड़ा जादूगर कहा था। ये बात सामरी के लिए चैलेंज से कम ना थी और इस वक्त तो वो खुद अपनी ताकतों और सलाहियतों का इम्तहान लेना चाहता था। अब ये शंकर लाल की किस्मत कि इसने अपनी बड़ाई का दावा ऐन इस वक्त किया जब सामरी बजाते खुद जादुई पत्थर में उसे देख रहा था। सामरी के तन बदन में आग लग गई थी। उसने इसी वक्त फैसला कर लिया कि सबसे पहले शंकर लाल से ही 2-2 हाथ करूँगा। लेकिन अभी उसे शकुंतला की भी फिक्र खाई जा रही थी। उसने एक बार फिर शकुंतला को तलाश करना चाहा और संगमरमर के पत्थर पर
कुछ पढ़कर फूका और हाथ फेरने लगा। चौथी बार उसे स्क्रीन मुकम्मल और गहरी तारीख मिली। उसे शकुंतला का कुछ पता न चल रहा था, और पता चलता भी कैसे। शकुंतला तो इस वक्त ना नए दौर में थी ना पुराने दौर में, बल्कि वो तो इस वक्त समय पलट जाप करके मुगलिया दौर में जा रही थी। वो इस वक्त किसी दौर में मौजूद ना थी। किसी एक जगह मौजूद होती तो सामरी को नजर आती। उसने अनारकली का ड्रामा देखने के बाद अनारकली के दौर में यानी अकबर आज़म के दौर में जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल फारिग थी और फारिग रहकर तंग आ गई थी। वह मुगलिया हुकूमत के जाहो जलाल से मुतासिर होकर मुगलिया दौर हुकूमत में पहुँचने के लिए रखते सफ़र बांध चुकी थी जब सामरी उसे तलाश करा था। ऐन इसी वक्त शकुंतला ने समय पलट जाप मुकम्मल किया था। ये जाप जपने के बाद शकुंतला का तमाम दुनिया से रब्ता कट जाता था, और ये वही वक्त था शकुंतला वक्त तब्दील कर रही थी, इसीलिए सामरी को नज़र ना आ रही थी, बल्कि सामरी को हर बार स्क्रीन तारीख मिलती। आखिरकार तंग आकर सामरी ने फ़िलहाल शकुंतला की तलाश छोड़ दी और संगमरमर के जादुई पत्थर के पास से हट गया। हालांकि वो अगर थोड़ी देर और ना हटता तो शकुंतला की शबिया उभर आती, क्योंकि उधर सामरी थक हार कर बैठा, उधर शकुंतला मुगलिया हुकूमत में पहुंच गई थी। शकुंतला होश में आई तो उसे परिंदों की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। उसने महसूस किया कि वो ज़मीन पर पड़ी है। उसकी आंखों के पेवटे हरकत करने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता शकुंतला ने आंखें खोल दी तो इसने देखा कि वो खुशक पत्तों के ढेर पर लेटी है। वो उठ बैठी। इसके आसपास दरख्तों के गहरे झुंड थे। खिज़ां का मौसम था, दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे। सख्त खुनकी थी। सुबह सुबह का वक्त था। धुंध छाई थी, हर तरफ कोहर तारी थी। वो खड़ी हो गई और अंदाजे से एक तरफ चलने लगी। इसकी तबीयत में कसलमंदी थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक रास्ता नजर आया। वो इसी रास्ते पर चल पड़ी। वो इस वक्त साड़ी में मलबूस थी, लेकिन मौसम सर्द था। उसे सर्दी महसूस हो रही थी। इसने पहले लिबास बदलने का सोचा और थोड़ी देर बाद वो शलवार कमीज़ में चादर लपेट कर चल रही थी। अभी तक उसे कोई इंसान नज़र नहीं आया था, लेकिन फिर उसे सामने से चंद लोग बातें करते आते दिखाई दिए। शकुंतला चुपचाप उन्हें देखती रही। वो 4 आदमी थे और शकुंतला के पास से यूं गुजर गए जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। शकुंतला समझ गई कि वो किसी को नज़र नहीं आ रही। ये बात शकुंतला के लिए तसल्ली बख्श थी। वो मुतमईन होकर तेज़ी से चलने लगी। इसकी तबीयत का बोझलपन भी दूर होने लगा था। उसे याद आ गया था कि इसने पुराने मुगलिया दौर में आने के लिए समय पलट जाप दोहराया था। यकीनन वो इस वक्त मुगलिया दौर हुकूमत में मौजूद थी। और फिर इसने महसूस किया कि शहर करीब है, बल्कि वो शहर में थी, बस ज़रा एक शाहराह के किनारे दरख्तों के दरमियान पड़ी थी। अब उसे पुख्ता मकानात दिखाई दे रहे थे। सफाई वाले बड़े बड़े झाड़ू उठाए सफाई करने में मसरूफ़ थे। माशकी पानी की मशकों से छिड़काव कर रहे थे। वो और आगे बढ़ी तो उसे एक बाज़ार नज़र आया। वहाँ लोग नाश्ता कर रहे थे। शकुंतला को भूख चमकती महसूस हुई तो वो इधर उधर से चीज़ें उठाकर खाने लगी। एक बड़ी दुकान में दाखिल हुई जहाँ कुलचे और पाए मौजूद थे। दुकानदार ने जैसे ही शोरबे वाले पाए और कुलचे मेज़ पर इस गाहक के लिए रखे जो हाथ धो रहा था, तो शकुंतला लपक कर नाश्ता उठा लिया और एक तरफ चली गई और मज़े मज़े से खाने लगी। वो इसी तरह घूमती रही। अब दिन खासा चढ़ाया था, फिर दोपहर होने लगी। वो चलते चलते शहर के अंदरूनी हिस्से तक आ गई थी। यहाँ अच्छी खासी गहमा गहमी थी। लोग आ जा रहे थे। दुकानों पर जूते, कपड़े, चादरें, बर्तन फरोख्त हो रहे थे। सब्ज़ी और गोश्त की दुकानें खुली थीं। फिर उसे एक तरफ से कोई शोर सा उठता महसूस हुआ और फिर फौजी एहलकारों का दस्ता आया जो लोगों को रास्ता खाली कर देने का हुक्म दे रहा था। लोग बाजार के किनारों पर हो गए। शकुंतला उधर मुतवज्जा होगी। क्या देखती है कि बहुत से लोग आ रहे हैं और सबसे आगे वाले कोई उमरा लगते थे जिन्होंने शाही कुल्ले सर पर रखे थे और चमकीली पोशाकें पहन रखी थी। शोर शराबा बढ़ता जा रहा था। शाही उमरा की तादाद 50 से ऊपर थी। इनके बाद ढोल ताशों वाले थे। 15-20 अफराद ढोल बजा रहे थे। कुछ तोहरे और कुछ ड्रम और कुछ बांसियाँ बजाने में मसरूफ़ थे। सितार और नफरियाँ भी बजाई जा रही थी। लड़कों का एक टोला रक्स कर रहा था, जिनके आगे आगे चंद मस्करे अजीबोगरीब खुलिये बनाए नाचने कूदने में मसरूफ़ थे, जिनको देख देख कर लोग हंस हंस कर पेट पकड़े हुए थे। दो की कतारों में ढोल बाजों वालों के बाद फौजी अफसर मार्च करने के अंदाज में चल रहे थे। इसके बाद मिठाइयों और फलों के बड़े बड़े थाल सर पर रखे खिदमतगार बड़े बड़े खुले चोले पहने चल रहे थे। इसके बाद चंद गुलाम थे जिन्होंने सोने की बनी मशालें उठाई हुई थी जो जल ना रही थीं। इन मशालों में हीरे जवाहरात टाँके हुए थे। इनके बाद जुलूस अभी और भी था। स्याफाम ख्वाजा सराओं का दस्ता था जो दायरे की शक्ल बनाए हुए था। दूसरे दायरे में बूढ़ी कनीज़ें, जबकि अंदरूनी कितार में ज़रक बरक लिबास में नोखियज़ कनीज़ें थीं जिन्होंने चेहरे चादरों में छुपा रखे थे। इन कनीज़ों के घेरे में एक बहुत बड़ी पालकी थी जिसे कहारों ने उठाया हुआ था। ये तमाम कहार हिजड़े गुलाम थे। पालकी पर रेशमी पर्दे ज़मीन पर लटक रहे थे। इस पालकी के आगे आगे खूबसूरत जवान तिलेदार लिबास में सफ़ेद घोड़े पर सवार था। इसके बाद बूढ़ी खादमाएँ थीं जिनके गिर्द सैकड़ों और फिर फौजी सिपाहियों का दायरा था। इन खादमाओं के जलों में
पालकियाँ थीं जिनमें बेगमात तो शहजादियाँ सवार थीं। शकुंतला जान गई कि ये कोई शाही खानदान की बारात है। हर तरफ खुशबूदार पानी फेंका जा रहा था, सिक्के लुटाए जा रहे थे, गुरबा में चलते चलते फल और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। शकुंतला भी बारात के साथ साथ चलने लगी। शाम होने से पहले बारात एक महलनुमा इमारत के सामने जा पहुंची, जहां दोनों ही तरफ सिपाही खड़े थे। महल का चौबी दरवाज़ा खुला था, जो बहुत बड़े मेहराबी शक्ल में था। बारात और बाराती अंदर दाखिल होने लगे। शकुंतला भी गायब हालत में चलते चलते दूसरे लोगों के साथ महल में घुस गई और हर तरफ खुशियाँ बिखरी पड़ी थीं। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हुई है। अब इसने कनखियों से हालात का जायज़ा लिया तो उसने देखा ड्राइविंग सीट पर एक करखत चेहरा आदमी बैठा है। राधा अगली नशिस्त पर विराजमान है। इसके चेहरे पर भी खौफ है, जबकि पिछली नशिस्त पर राजू के साथ एक गुंडा टाइप बड़ी मूँछों वाला 30-35 साल शख्स है, जिसने पिस्तौल की नाल राजू की कमर से लगा रखी है। गाड़ी बर्क रफ्तारी से भागी जा रही थी। सब लोग गंभीर तरीके से खामोश थे। राजू ने अब होशो हवास को कंट्रोल में कर लिया था। उसका जहन तेज़ी से कुछ सोचने में मसरूफ़ था। वो जानता था कि अगर एक बार फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ गया तो हो सकता है कि अब के वो उसे जान से ही मार दें। अब ना तो शिमाला थी और ना शकुंतला। गाड़ी इस वक्त इसी जगह से गुजर रही थी जहाँ सड़क के हर दो तरफ दरख्तों की कितार थी। राजू का एक बाजू गाड़ी के दरवाजे के साथ लगा हुआ था। इसने दोनों हाथ बगलों में दे रखे थे। उसने आहिस्तगी से पहलू बदला और दायां हाथ जो इसने अपने बाएं बगल के नीचे दे रखा था, दरवाज़ा अनलॉक करने वाली नाव पर रख दिया। सड़क नाहमवार थी। जैसे ही गाड़ी ने नाहमवार सड़क पर एक झटका लिया, राजू ने गैर महसूस लेकिन फुर्ती से गाड़ी के दरवाजे की नाप को ऊपर खींच लिया। अब इसने अपना हाथ आहिस्तगी से दरवाजे के इस हुक पर रख दिया जिसको खींचने से दरवाज़ा खुल जाता था। सड़क के अगले झटके पर इसने दरवाजे की हुक को खींचा और साथ ही खांसा ताकि किसी को पता न चले। अब दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन राजू ने महसूस न होने दिया और साथ बैठे आदमी को देखा जो पिस्तौल की नाल इसकी कमर से लगाए बैठा था। गाड़ी सड़क पर रवादवा थी कि अचानक राजू को अपना ख्वाब पूरा होने का वक्त करीब आता दिखाई दिया, क्योंकि सामने से दो ट्रक दौड़ लगाते हुए आ रहे थे। ओवरटेक करने वाला मुसलसल इनकी गाड़ी को हेडलाइट्स जला बुझाकर एक तरफ हो जाने का सिग्नल दे रहा था और फिर देखते ही देखते दोनों ट्रक सर पर आ पहुंचे। गाड़ी के ड्राइवर ने कार को इंतहाई बाएं जानब कर लिया, जिससे गाड़ी के दो टायर कच्चे पर उतर गए। गाड़ी की रफ्तार इंतहाई हद तक कम हो गई। इसी वक्त का तो राजू को भी इंतजार था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी और मुसलसल करवटें लेते लेते सड़क से दूर होने लगा। वो गाड़ी आहिस्ता थी, मगर फिर भी उसे कंधे और खोले पर शदीद हराशों और दर्द का एहसास हुआ। लेकिन ये वक्त ऐसे कामों का नहीं था। राजू के गाड़ी से निकलते ही गाड़ी चंद लम्हों में रुक गई और पिस्तौल बरदार पृथ्वी से नीचे उतरा और राजू की तरफ निशाना बांधकर या के बाद दिगरे 2 फायर किए। लेकिन राजू अब सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पर उतर चुका था और फिर वो तेज़ी से झुक कर दौड़ते हुए दरख्तों के पीछे चला गया तो उसे मजीद 2 फायर सुनाई दिए। वो तेज़ी से दूर दरख्तों की ओट में हो गया। हमलावर इसके ताकुब में तेज़ी से दौड़ा, जबकि राधा की वजह से ड्राइवर अपनी सीट पर ही मौजूद रहा। राजू की नज़रें तेज़ी से इधर उधर देखती रहीं। दरख्तों की ओर से वो हमलावर भी नज़र में रखे हुए था, जो इससे 50 कदम दूर था। राजू जानता था कि जराइम पेशा लोगों का निशाना बड़ा ठीक ठाक होता है, इसलिए वो दरख्त की ओट से निकलकर भागने की गलती न करना चाहता था, क्योंकि कुछ दरख्तों के बाद आगे खाली खेत थे जहाँ से हमलावर बआसानी उसे निशाने पर रख सकता था। और फिर शायद कोई जानवर किसी झाड़ी से निकलकर भागा तो राजू ने देखा कि हमलावर ने मुड़कर 8 वाली सिमत एक फायर दाग दिया तो मुस्कुराहट राजू के होंठों तले रेंग गई। वो खुद भी अच्छा भला ट्रेंड और समझता था कि पिस्तौल की 6 गोलियां होती हैं, जिनमें से 5 हमलावर ज़ाया कर चुका है और अब सिर्फ एक ही गोली पिस्तौल में बची होगी। राजू किसी तरह वो गोली अब ज़ाया करवाना चाहता था। राजू 2 दरख्तों की ओट में था, जबकि हमलावर इसे चंद कदम के फासले पर तेज़ी से घूम घूम कर इसे तलाश कर रहा था। उधर राजू को अपने पैरों के पास 2 पत्थर पड़े नजर आए तो इसने आहिस्तगी से झुककर दोनों पत्थर उठा लिए और फिर जैसे ही हमलावर का रुख दूसरी तरफ हुआ तो राजू ने फुर्ती से एक पत्थर अपने दाएं तरफ जोर से फेंका, जिससे अच्छी खासी आवाज़ पैदा हुई। हमलावर उछलकर मुड़ा और पत्थर गिरने वाली जगह पर बेसाख्ता फायर कर दिया और फिर जैसे उसे भी एहसास हो गया कि गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा पिस्तौल को गैर इरादी तौर पर उलट पलट कर देखने लगा तो राजू ने दूसरा पत्थर निशाना लेकर फेंका। इत्तेफाक से इसी लम्हे हमलावर ने अपना रुख राजू की तरफ फेर दिया, क्योंकि वो तो मुसलसल इधर उधर हो रहा था। जैसे ही हमलावर का रुख राजू की तरफ हुआ, पत्थर पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर जाकर लगा तो हमलावर ने पिस्तौल फेंककर दोनों हाथ चीखते हुए मुंह पर रख लिए तो राजू उछलकर सामने आ गया और दौड़कर हमलावर के सर पर पहुंच गया। आठ सुनकर हमलावर ने तेजी से चेहरे से हाथ हटाए तो राजू को इसका चेहरा लहूलुहान दिखाई दिया, लेकिन राजू ने कोई लिहाज किए बगैर पूरी कुव्वत से उछलकर इसकी नाक पर टक्कर दे मारी, जिससे हमलावर की रही सही कुव्वत भी डामाडोल हो गई और वह तिबरा कर जमीन पर गिर गया। राजू ने चंद लम्हे से देखा और फिर इधर उधर देखते हुए एक दरख्त की छोटी डाली को दोनों हाथों से उछलकर पकड़ा और जोरदार झटके से मोटी टहनी तोड़ने लगा। इस मकसद में उसे कामयाबी हुई और एक हथियार इसके हाथ में आ गया। हमलावर
अभी संभल कर इसके इरादे भांप चुका था, लेकिन जख्मी होने की बिना पर इसने भागने में ही आफियत जानी। लेकिन टहनी हाथ में पकड़ते ही राजू भी इसके पीछे लपका और जल्दी उसे जारी और पूरी कुव्वत से दरख्त की टहनी इसके सर पर बरसाने लगा। शोर शराबा और हाथापाई की आवाज़ सुनकर गाड़ी का ड्राइवर भी उतर आया, लेकिन राधा का बाजू इसने सख्ती से थाम रखा था। इनके करीब आने से पहले ही पहला हमलावर राजू के हाथों होश से बेगाना हो चुका था। राजू भी ड्राइवर को देख चुका था, लिहाजा पहले हमलावर के बेहोश होते ही राजू लाठी उठाए ड्राइवर की तरफ बढ़ा, जिसने राधा की कलाई छोड़ दी थी, जबकि अब इसके दाएं हाथ में पिस्तौल चमक रहा था। यह सूरत हाल राजू के लिए एक बार फिर खराब थी। राजू ठुठक गया तो वो शख्स भद्दी हंसी हंसा और मटके जैसा सर हिलाकर बोला, चल बच्चू, अब गाड़ी भी तू ही चलाएगा, चल अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन फिर अचानक ही फायर हुआ और ड्राइवर हमला भी पूरा न कर सका। गोली इसके सीने से पार हो गई थी और वो मुंह के बल आगे की तरफ गिरा तो राजू ने देखा कि इसके अकब में राधा दोनों हाथों में पिस्तौल थामे खड़ी है और पिस्तौल की नाली से अभी तक धुआं निकल रहा है। राधा के हाथ कांप रहे थे और इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आओ राधा। राजू किसी ख्याल के तहत चौंका और राधा को तकरीबन खींचते हुए इसी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसका अंदाजा दुरुस्त था। चाबी अगेंशन में मौजूद थी, चाबी अंदर मौजूद थी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी दोबारा भाग रही थी। कहाँ चलें राधा? राजू ने नजरें राधा पर जमाई। गाड़ी इस वक्त तेजी से भाग रही थी। राजू की बात सुनकर राधा चौंकी और फिर आस्तगी से कहने लगी, मेरी एक सहेली यहाँ से थोड़ी दूर रहती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें पृथ्वी के अड्डे के पास से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अभी राजू राधा की बात का जवाब भी ना देने पाया था कि बैक मिरर में इसे पिछली सीट पर शमाला नजर आई तो बेसाख्ता राजू का पैर ब्रेक पर पड़ गया। शमाला तुम? राजू थूक निगल कर बोला, लेकिन शमाला के चेहरे पर सख्त संजीदगी थी। चुपचाप अगले चौक से गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लो राजू। शमाला का लहजा बेहद सपाट था। लड़की की आवाज़ सुनकर राधा पलटी और फिर पिछली नशिस्त पर एक खूबसूरत दुशीज़ा को विराजमान देखकर अचंभे की परछाइयाँ इसके माथे पर लहराने लगी। शमाला जानबूझकर राजू के साथ राधा को भी नजर आई थी ताकि राधा मारे डर के सड़क पर ही शोर मचाना शुरू कर दे। राजू भी जानता था कि शमाला इस वक्त शंकर लाल की गुलाम है, इसे भलाई की तवक्को नहीं, लेकिन फिर भी वो बार बार शमाला की तरफ इल्तिजाई अंदाज से देखने लगा। लेकिन शमाला के अंदाज में मुकम्मल बेइत्तनाई और अजनबियत थी। और फिर राजू ने ठंडी सांस लेकर गाड़ी चौक से दाएं तरफ मोड़ दी और फिर शमाला हदायत देती रही और राजू गाड़ी इधर ही लिए जाता रहा। ये देखकर राधा चीखी, इस तरफ मत जाओ राजू, उधर शंकरलाल के पालतू गुंडे पृथ्वी का अड्डा है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन राजू होंठ काटते हुए सिर्फ उसे देखकर रह गया। राधा की चीखों पुकार सुनकर शमाला ने आहिस्ता से एक उंगली उठाई और राधा की तरफ इशारा कर दिया। अब राधा की आवाज़ गाड़ी से बाहर नहीं जा सकती थी और फिर गाड़ी एक अच्छे हाथ से होटल के करीब पहुंचकर शमाला ने रुकवा ली। चलो नीचे उतरो। और राजू होटल के हाल में दाखिल होकर चल दिया और गाड़ी से उतरकर राधा का हाथ थाम लिया। एक तरफ राहदरी में सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। शमाला ने राजू को सीढ़ियाँ चढ़ने का उंदिया दिया। राजू राधा को लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। शमाला इनके साथ थी और राजू को यकीन था कि वो किसी को नजर नहीं आ रही। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो राहदरी में चलने लगे। आखिरी कमरे के पास पहुंचे तो शमाला ने उंगली का इशारा किया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। शमाला के इशारे पर राजू राधा को लेकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही शिल्पा एक करखत शक्ल शख्सियत के पहलू में बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। राजू राधा को देखते ही घूरने लगी और उसकी गुलाबी पंखड़ियां मुस्कुराहट बिखेरने लगी। राजू चुपचाप खड़ा रहा। शमाला ना होती तो कोई भी कार्रवाई करने को तैयार था, लेकिन शमाला चूंकि एक तागूती ताकत थी और शंकरलाल की गुलाम थी, लिहाजा राजू बेबस हो चुका था। शिल्पा के साथ का करखत चेहरा शख्स उठा और उठते ही इसने राजू के पास आकर 2 थप्पड़ जोरदार जड़ दिए। तू क्या समझता था कि पृथ्वी को गचा दे जाएगा? और फिर राधा की तरफ मुतवज्जा हुआ और इसको बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगा, अच्छा तू तो वही है जो कुछ अर्सा पहले धांसू के डेरे से फरार हो गई थी। अब मैं तुझ पर 15 आदमी छोड़ूंगा। इस दौरान शिल्पा दोनों हाथ सीने तले बांधे खड़ी मुस्कुराती रही। राजू के मुंह से थप्पड़ मारने से खून की लकीर निकल रही थी, जिसे देखकर शिल्पा आगे बढ़ी और करीबी पड़े टिश्यू पेपर के डिब्बे से टिश्यू निकालकर राजू के होंठ साफ करते हुए साथी शख्स से मुहातिब हुई। पृथ्वी डार्लिंग, राजू मेरा पुराना आशना है, इसके साथ ज़्यादा जुल्म नहीं करना। यह कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे राजू के तन बदन में अंगारे भर गए। इस स्ना में राजू ने शमाला को बुरी तरह चौंकते देखा और फिर शमाला आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील होने लगी। शमाला की इस हरकत को शिल्पा और पृथ्वी ने भी फिक्र अंगेज अंदाज से देखा, लेकिन शमाला किसी से बात किए बगैर चुपचाप गायब हो रही थी। शमाला को गायब होते देखकर पृथ्वी ने किसी को तेजी से आवाज़ दी तो पल भर में ही 3 असला बरदार शख्स नाजिल हो गए, जिन्हें देखकर राजू गहरी सांस लेकर रह गया।